पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई अब करो या मरो के दौर में पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरण साधने की कोशिश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये तस्वीरें देखिए, तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के, और इन तस्वीरों में आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं, मैदान में उतरे हैं। और अमित शाह मथुरा और वृंदावन में उन्होंने प्रचार किया और अखिलेश यादव पर धुआंधार एक के बाद एक कई वार किए। बांके बिहारी के आंगन में अमित शाह। आराध्य की आराधना करते अमित शाह। गली गली द्वारे द्वारे दस्तक देते अमित शाह। वृंदावन की तंग गलियां आज गुलजार हो गईं। भक्तों का तो यहां रोजाना तांता लगा रहता है। आज चुनावी भक्ति के खूब नजारे दिखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वृंदावन मथुरा आए। पहले तो भगवान की भक्ति हुई और फिर जनता जनार्दन की। चुनाव आयोग ने बंदिशें लगा रखी हैं, इसलिए अमित शाह के प्रचार अभियान का दायरा ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और बीजेपी की जीत का आशीर्वाद मांगा। मथुरा में वोटरों से संवाद उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। हमारे यहाँ कहते हैं, नैनिहाल में भोजन करने बैठो और माँ परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई? खाने में आती है? बताओ। अब यूपी का विकास करना है। आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश किस पार्टी के हाथ में, किस विचारधारा के हाथ में जाएगा, इसका चुनाव। मथुरा की ये यात्रा यूं ही नहीं है। मथुरा बीजेपी के लिए खास है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण साकार हो रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और अब अगला पड़ाव मथुरा का है। यही भूमि पर ढेर सारे अत्याचारों को करने वाले कंस का वध भी हुआ। मथुरा की दिव्यता, भव्यता लौटाना उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई को जरा भी कम करे बगैर उसको आधुनिक से आधुनिक तीर्थ स्थान बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। मथुरा एक ऐसी सीट है जहां जाट और ब्राह्मण वोटरों का दबदबा है। योगी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा उम्मीदवार हैं। मथुरा के बहाने अमित शाह ने अखिलेश पर निशाना साधा। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो? जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? लूट में 72% की कमी हुई है। कितनी हुई है? हत्या में 29% की कमी हुई है। कितने प्रतिशत की? और अपहरण के अंदर 35% की कमी। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में। अमित शाह ने यहां अपनी तरकश के तमाम तीर छोड़ डाले, क्योंकि मथुरा उसी पश्चिम यूपी का हिस्सा है जहां बहुत कुछ दांव पर है। कुमार अभिषेक, मथुरा, आज तक। तो 65 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले भाग में पिछली बार बीजेपी के हाथ 57 आई थी। इस बार क्या रहेगा समीकरण, क्योंकि बीजेपी का इस वक्त पूरा फोकस इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। पूरी कोशिश जाट वोट को साधने की भी है, क्योंकि किसान आंदोलन से नुकसान का डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है। इसीलिए उस जोखिम को कम करने का प्रयास
हर नेता भारतीय जनता पार्टी में कर रहा है और इसीलिए जाट नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की थी गृहमंत्री अमित शाह ने। पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनावी मुकाबले में महारथियों की मोर्चाबंदी अब साफ साफ दिखने लगी है। कैराना के बाद अमित शाह मथुरा वृंदावन की यात्रा पर आए। पूजा आराधना तो दरिया भर है, मकसद चुनावी दरिया पार करना है, वो दरिया जिसमें तेज बहाव और जबरदस्त तनाव है। अमित शाह की का आज का जो दौरा है, न सिर्फ धार्मिक तरीके से उन्होंने एक संदेश दिया है, बल्कि अपना जो इनका दूसरा कार्यक्रम है जिसमें कि वो वोटर संवाद कर रहे हैं, उससे भी सीधे सीधे सियासी संदेश देने की कोशिश होगी। अगर आप देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गाजियाबाद में हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, कहीं ना कहीं जो पब्लिक कनेक्ट है उसकी कोशिश कर रहे हैं कि बेशक चुनाव आयोग ने बड़े कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी हो, लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से, मंदिरों में दर्शन के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके का मीडिया कवरेज उन्हें मिल रहा है, ये साफ दिखा रहा है कि अब कैंपेन धीरे धीरे वापस अपनी पटरी पर भी लौट रहा है। इस समर में अमित शाह अकेले नहीं हैं। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा है। मथुरा से मोदी नगर और शाहजहांपुर से गौतम बुद्ध नगर तक एक ही दिन बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ कार्यक्रम हुए हैं। आज का जो हमारा बीजेपी की इस जोर आजमाइश की वजह बेहद साफ है, क्योंकि पश्चिम यूपी का चुनावी युद्ध 2017 से हटकर है। कृषि कानूनों की वजह से जाटों के असंतोष का दायरा इतना बड़ा और घना रहा कि बीजेपी खुद को खतरे में देखने लगी। पहले तीनों कानून निरस्त किए और अब जाटों को मनाने की कवायद चल रही है। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए। राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। बीजेपी ने पश्चिम यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तो पूरी उम्मीद ही पश्चिम यूपी पर टिकी है। 2017 में पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी ने 80% यानी 109 सीटें जीती थीं। समाजवादी पार्टी ने 21, बीएसपी ने 3, कांग्रेस ने 2 और आरएलडी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। जब दांव इतना बड़ा हो तो उसी अनुपात में दम लगाना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, क्योंकि हवा यूं ही नहीं बदला करती। कुमार अभिषेक, मथुरा, आज तक। भारतीय जनता पार्टी के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का ये जो गठबंधन है, ये एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जयंत चौधरी को अपना पाला बदलने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने भी 2-2 के समय जवाब दे दिया है कि वो कोई चवन्नी नहीं है कि कभी भी किसी भी पाले में गिर जाए। जयंत चौधरी हमारे साथ हैं। जयंत जी, आपने आपको तो बहुत लंबा बाइट बड़ा प्रहार किया है। आपने लगातार जो आपको की तरफ संदेश भेजने की कोशिश की गई है अमित शाह जी की तरफ से, कैसे देखते हैं कल की मीटिंग? उनकी मीटिंग एक राजनीतिक स्टंट है। चुनाव में जो वोट उनके खिलाफ जा रही है उसे साधने की कोशिश है। उनके हृदय में किसान के लिए कोई सम्मान होता तो इससे पहले जब किसानों पे आपत्ति हो रही थी, जब किसानों पे वार हो रहा होता, तब यही लोग शांत बैठे हुए थे। तो ये इनका प्रयास है, लेकिन गांव-गांव में विरोध हो रहा है बीजेपी का। अच्छा, लेकिन 2014, 2017, 2019 में भी इसी तरीके से नाराजगी थी जाटों में, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोशिश करके उनको अपनी तरफ कर लिया। इस बार क्या अंतर देखते हैं? ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ कर लिया। आज नाराजगी हर वर्ग में है। इलाहाबाद में जिस तरह से नौजवानों को पीटा है, उसकी गूंज बहुत दूर तक गई है।
अगर हमारे प्रतिभाशाली नौजवानों को इस तरह से पीटा जाएगा तो फिर युवा क्या करेगा? तो उत्तर प्रदेश में जो विकास की संभावनाएं हैं वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं बहुत आशा के साथ कि हमने जो गठबंधन बनाया है ये यूपी में परिवर्तन लाएगा। अच्छा, आपने मंच से कहा भी कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊंगा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था? इसी कॉन्टेक्स्ट में कि जो लोग डाउट अगर कर रहे हैं, हम लोग अपनी दिशा नहीं बदलेंगे। हमने संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं, जनता के मुद्दों को उठाया है, वही हमें आगे करना है जो चौधरी साहब ने रास्ता दिखाया था। आपने ये भी कहा कि अगर हम मुझसे कोई गलती हो तो चौधरी अजीत सिंह जी का चेहरा याद करें। जी बिल्कुल, भावनाएं हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और उन्हीं भावनाओं को जिंदा भी रखना है, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, ताकि हमारे रिश्ते आगे मजबूत रहे। अखिलेश जी के साथ गठबंधन है, कहीं लगता है कि एक तरीके का जो उनका 2012 से 17 का जो कार्यकाल था वो कहीं आड़े आ रहा है, कहीं उसको लेकर के लोगों के मन में सवाल है? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ गलतियां हुई, कुछ अच्छे काम भी हुए और उनको अनुभव मिला है और उसके बाद 5 साल विपक्ष में रहे हैं और हम भी लगातार विपक्ष में रहे हैं, संघर्ष किया है, तो हम दोनों मिलकर अपने उस अनुभव का प्रयोग करेंगे ताकि यहाँ बुनियादी विकास हो पाए। अच्छा, अमित शाह जी को अगर आप एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं क्या कि हमें आपसे कोई परहेज नहीं है। नहीं, आपको किसानों से क्या परहेज है? लखीमपुर में न्याय क्यों नहीं दिला पा रहे? टेनी जी को बगल में क्यों बैठा रखा है? मेरे यही सवाल उनसे हैं। धन्यवाद। तो क्या लगता नहीं है कि चुनाव के बाद गठबंधन की कोई गुंजाइश? ये तो चर्चा आप ही चला रहे हो, हमारी तरफ से तो आपको पता है कितना स्पष्टवादी मैं हूँ, इससे ज्यादा स्पष्ट कोई कह नहीं सकता। कोई ऐसी गुंजाइश नहीं, कोई रास्ता नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका इस समय अहम है। अगर आरएलडी जाट वोट समेटने में सफल रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जयंत चौधरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी साफ झलक रही है। इसीलिए कोशिश अब भी है कि जाट बनाम मुसलमान की जंग और तेज और तीखी हो। कोई भूल सुधार करके साथ में आना चाहेगा तो निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा। राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं और हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। एक बार फिर राष्ट्रीय लोकदल की लॉटरी निकल आई है। खाते में जमा पूंजी सिर्फ एक विधायक की है। नेता के नाम पर चेहरा भी सिर्फ जयंत चौधरी का है, लेकिन पार्टी डिमांड में है। बीजेपी आज भी जयंत के इंतजार में पलक पांवरे बिछाए खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक चुनाव को लेकर के राजनीति नहीं करती है। हम देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो सम विचार के लोग हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा की सहमति हमारे साथ रखते हैं, ऐसे लोगों को साथ लेकर के पहले भी चलते आए हैं और कोई भूल सुधार करके साथ में आना चाहेगा तो निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा। घर गलत चुनने का मतलब ये है कि जैन लोकदल का जो कैडर है, अगर उनसे आप पूछेंगे क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं तो वो भी स्वीकार नहीं करते। ये गठबंधन ऊपर का हुआ है, दिल्ली और लखनऊ, जमीन पे गठबंधन नहीं हुआ। बाकी राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं। कि जयंत चौधरी जी एक अच्छे युवा नेता हैं, एक अच्छे जिस परिवार का किसानों के लिए संघर्ष रहा उससे ताल्लुक रखते हैं और इलेक्शन के बाद में संभावनाएं हैं और हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। है ना हैरत वाली बात, बीजेपी जैसी विशाल और ताकतवर पार्टी के लिए जयंत चौधरी जरूरी हो गए हैं। आरएलडी जरूरी हो गई है। वही आरएलडी जिसने 2017 में 277 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी तो 1 सीट जीत पाई। 2012 में कांग्रेस के साथ 46 सीटों पर लड़ी तो 9 सीटें ही जीत पाई। यानी इतनी खराब स्ट्राइक रेट के बावजूद बीजेपी को बेचैनी है कि जयंत चौधरी उनकी टीम में क्यों नहीं है। सवाल है कि बीजेपी की ये बेचैनी क्यों है? जवाब है जाट वोट। पश्चिम यूपी में 18% जाट हैं, 27% मुस्लिम, 25% दलित हैं। वोटों का यही वो ताना बाना है जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। जिस जाट वोट बैंक को मोदी के नाम पर बीजेपी ने 2014, 2017 और 2019 में शिद्दत से सहेजा था, वो किसान आंदोलन से खतरे में आ गया है। इसमें सेंधमारी हुई तो बीजेपी का वोट संतुलन औंधे मुंह गिर जाएगा। जयंत चौधरी इसलिए बीजेपी को जरूरी हो जाते हैं क्योंकि मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मथुरा, अलीगढ़
बुलंदशहर, आगरा, बरेली और बदायूं। ये 12 जिले तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जहां जाट वोटरों का दबदबा है और जहां जैन फैक्टर अहम हो जाता है। जैन इसे समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी के न्योते को फौरन ठुकरा दिया। ट्वीट कर कहा, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। तो जब हम गांव में घूम रहे हैं तो एक जो सहानुभूति अजीत सिंह के जाने के बाद जाटों में उपजी है, एक जो सहानुभूति जयंत चौधरी के प्रति है, कहीं ना कहीं उस सहानुभूति को अपने तरफ करने की बीजेपी की कोशिश है कि भले ही जयंत चौधरी इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी का मानना है कि वो उनके अपने हैं और ठीक है वो दूसरे घर चले गए, लेकिन 2022 के बाद वो हमारे साथ होंगे। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग इस वक्त सटीक है, क्योंकि लोहा गर्म है और अब चुनाव होने हैं और जाटों को मनाने, जाटों को पटाने, उन तक मैसेज देने की बड़ी कोशिश है। पंजाब में एक लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी आज प्रचार अभियान के लिए निकले हैं। राहुल गांधी ने पार्टी के सभी 117 उम्मीदवारों के साथ स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, लंगर खाया, फिर जालंधर के लिए रवाना हो गए। दरअसल पंजाब में बगावत का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी का साथ छोड़ा, उनके जाने के बाद भी खेमेबाजी और टिकट बंटवारे पर भाई भतीजावाद के आरोप जमकर लग रहे हैं। और ऐसे माहौल में आज राहुल गांधी पार्टी में एकजुटता दिखाने के मकसद से पंजाब पहुंचे हैं। कितनी सफलता मिल रही है ये आगे देखेंगे। दो, 4, 10, 20 या 50 नहीं, राहुल गांधी पूरे 117 सिपा सालारों के साथ स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। इन 117 लोगों में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी थे, प्रताप सिंह बाजवा भी थे और वो सारे लोग थे जिसने पंजाब विधानसभा की 117 सीटों पर कांग्रेस को परचम फहराने की उम्मीद है। मौसम की वजह से राहुल के दौरे में आज थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन पंजाब में उनके यलगार का कांग्रेस नेता लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। कुल मिलाकर अमृतसर के उनके 3 कार्यक्रम हैं और इन तीनों कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस दरअसल मतदाताओं के 3 वर्गों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ सिख मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश है, दूसरी तरफ हिंदू मतदाताओं को भी आकर्षित करने की कोशिश है, जिनका वोट फीसदी 38% है। वहीं दलितों को भी आकर्षित करने की आज कांग्रेस की ये कोशिश है, क्योंकि पंजाब में देश सबसे ज्यादा 32% दलित मतदाता है। इसके बाद राहुल गांधी सीधे जालंधर जाएंगे, जहां से वो एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। सवाल उठता है कि राहुल को सभी 117 उम्मीदवारों की ऐसी नुमाइश की जरूरत क्यों पड़ गई? जवाब ये है, पंजाब कांग्रेस में कैप्टन का अध्याय खत्म होने के बाद भी गुटबाजी खत्म नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर चन्नी और सिद्धू समर्थक आमने सामने हैं। टिकट बंटवारे में भी भाई भतीजावाद के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में राहुल सभी 117 उम्मीदवारों को साथ लाकर पार्टी में एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। राहुल की ये कोशिश विपक्षी दलों को जवाब है, जो कांग्रेस में बिखराव के दम पर खुद का फायदा देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे कैंडिडेट्स आज गुरुद्वारा साहब में नतमस्तक होने जा रहे हैं और उसके बाद हरियाणा मंदिर जाएंगे, उसके बाद राम तीर्थ जाएंगे और गुरु का आसरा लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। साथ साथ किस तरह देखते हैं चुनाव को आप? उन्होंने दूसरी तरफ जब भगवंत मान को उतारा, अब तो मजीठिया को अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ उतारा, कैसे देखते हैं चुनाव को? बहुत बड़े मार्जिन से हमको ये इलेक्शन जीतेंगे, आप फिक्र मत करो। सबसे पहला मैसेज तो ये चाहिए कि सारी कांग्रेस की लीडरशिप राहुल जी के नीचे और सोनिया जी के नीचे, दे आर वन, वी विल फाइट एज वन। If we all fight as one, only then do we survive. So next जो इलेक्शन का आगाज है वो हमें बताएंगे, हमारे से डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्योंकि इलेक्शन जो है पंजाब आज ये मानता है कि क्या सिस्टमेटिक चेंज करने में कौन सी पार्टी सक्षम है, तो वो सारा अपना मैनिफेस्टो में आने वाला है। वो आते दिनों में हम अपना आने वाला विजन भी दिखाएं। पंजाब कांग्रेस में सबसे ज्यादा कोहराम टिकट बंटवारे को लेकर है। 11 बड़े नेताओं के करीबी संबंधियों को टिकट दे दिए गए हैं। टिकट पाने वालों में सिद्धू के भतीजे सुनील जाखड़ के बेटे भी शामिल हैं। राजिंदर कौर भट्टल के दामाद और ब्रह्म महिंद्रा के बेटे को भी टिकट मिला है। वहीं सीएम चन्नी के चचेरे भाई का टिकट पहली लिस्ट में ही कट गया था।
टिकट कटने वालों में 3 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। टिकट कटने से नाराज उम्मीदवार विरोधी पार्टियों से या निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अब ये बात खुल के आ गई है कि कांग्रेस सिर्फ वोटों के लिए दलितों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने सिर्फ एससी भाईचारे के अपने एक एमएलए को कुछ हफ्तों के लिए मुख्यमंत्री बनाया ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स पंजाब में की जा सके, पंजाब को जात बिरादरी के नाम पे बांटा जा सके और दलितों का वोट लिया जा सके। विरोधियों के आरोपों की परवाह कांग्रेस को भले ना हो, लेकिन अपनों का शिकवा उसे भारी पड़ सकता है। फिरोजपुर ग्रामीण सीट से मौजूदा विधायक सत्कार कौर का टिकट कटने की खबर मिली तो उनके पति मीडिया के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कैप्टन अमरिंदर पहले ही कसम खा बैठे हैं। पिछले चुनाव की हार से खार खाई आम आदमी पार्टी इस बार आर पार की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में अपनों के आंसू और अंदरूनी कलह कांग्रेस को किस कदर भारी पड़ सकता है, राहुल को शायद ये अंदाजा हो गया है। इसीलिए वो हरमिंदर साहिब में सलामती की अरदास लेकर पहुंचे हैं। अरदास कबूल हुई या नहीं, ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। सुप्रिया भारद्वाज और मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। वोट चोट और उड़ता पंजाब की इस चुनावी जंग में एक और दिलचस्प मोड़ आ गया है। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया ने अमृतसर से टाल ठोक दी है। मजीठिया पर ड्रग्स रैकेट का आरोप है, कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि उसने मजीठिया के खिलाफ समय रहते कोई पुख्ता कार्रवाई की ही नहीं। सिद्धू ने मजीठिया को पानी पी पी कर कोसा। 10 साल हर साल 40 करोड़ रुपया माइनिंग का जमा कराउंदी रही है, शर्म ना आई इन्होंने। मजीठिया के नाम पर बादलों को घेरा। कमजोर मुख्यमंत्री ताथा तैया करता रहा और बीजेपी के हाथों नाचता रहा। ड्रग्स के धंधे में मिली भगत का आरोप मढ़ा। ड्रग्स दे उत्ते माइनिंग का कनेक्शन लिखा, ਇਹਦਾ नाम लिखा। अब सिद्धू के सारे आरोपों का जवाब मजीठिया खुद चुनावी मैदान से देंगे, वो भी आमने सामने। कभी गिरफ्तारी की तलवार तो कभी फरार जैसे आरोपों का सामना कर रहे विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने अचानक पैंतरा बदला और सीधे सिद्धू के खिलाफ ताल ठोंक कर खड़े हो गए। मजीठिया वैसे तो मजीठा सीट से विधायक हैं, लेकिन कल पार्टी ने उन्हें मजीठा के साथ साथ अमृतसर पूर्वी सीट से भी उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। विक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन। नवजोत सिंह सिद्धू का हंकार खत्म करने के लिए वो उसका इतना हंकारी हो गया, इसमें मैं आ गई है। जो इंसान में मैं आ जाए उसको मालूम चलेगा कि पंजाब की जनता उसको पसंद नहीं। मेरी बात समझोगे और जहां तक मेरा अपना तजर्बा है, नवजोत सिद्धू का और विक्रम का जो परसेप्शन है आपको भी सबको पता है और हमें भी सबको पता है। जब ऐसी हवा चलेगी तो मेरा ख्याल है कि नवजोत अकेला ही नहीं, उसके साथ और 2-3 सीटों को हमें फायदा। ड्रग्स केस में मजीठिया को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की गिरफ्तारी पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है। 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट मजीठिया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करेगा। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी मंगलवार को मजीठिया की गिरफ्तारी पर 3 दिन की रोक लगा रखी थी। की ये कानून दी धज्जियां क्यों उड़ाइयां जा रही, ऑनरेबल कोर्ट का कंटेम्प्ट क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि मजीठिया इलेक्शन ना लड़ सके, मजीठिया प्रचार ना कर सके। अज 20 तरीक का ड्रामा चल रहा है, ये सारे प्रचार ते भज्जे फिरते हल हल करते ते मैनू 10 तरीक नू जमानत मिलती है जी, क्योंकि विच छुट्टियां आ गई सी, नवे साल दियां, कोर्ट ही नहीं लगी। मजीठिया वो नेता हैं जिनके नाम पर पंजाब में तरह तरह के किस्से गढ़े हुए हैं। बादल सरकार में उनके मंत्री रहने के दौरान उड़ता पंजाब वाली तस्वीर के सबसे बड़े कलाकार वही बताए जाते हैं। लेकिन सरकार बदलने के बावजूद 5 सालों तक इन आरोपों पर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं हुआ। अब ऐन चुनावी वक्त पर उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है तो मजीठिया उल्टे जांच करने वालों को ही घेरे में ले रहे हैं। मैं आज तुहानू कह रहा, दिस वाज ऑल इन द नोटिस ऑफ सीएम चन्नी एंड होम मिनिस्टर रंधावा। सारिया दी रली मिली भुगत है
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਪੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਔਲਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੈ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। कांग्रेस के साथ साथ मजीठिया आम आदमी पार्टी के भी निशाने पर हैं। केजरीवाल उनके नाम पर अकालियों को लगातार घेरते आए हैं, लेकिन मजीठिया के नाम पर बैकफुट पर रहने वाला अकाली दल रणनीति बदलकर पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा हो गया है। हौसला बढ़ाने के लिए 95 साल की उम्र में खुद प्रकाश सिंह बादल भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। और मजीठिया की दावेदारी और पंजाब चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर आज तक ने पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी से खास बात की। कहा जा रहा है कि शो ऑफ स्ट्रेंथ ही नहीं है, मतलब आप लोग अपनी दमखमी नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि आप अपना शो ऑफ यूनिटी भी कर रहे हैं। ये खबरें आ रही थी कि कभी सिद्धू जी नाराज है, कभी चन्नी जी नाराज है, तो वो भी जो कमेंट आ रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नाराजगी वाली बात नहीं। कांग्रेस पार्टी के लिए सभी ने काम करना है और सभी लड़ के इलेक्शन लड़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लेकिन अब जब टिकट्स बढ़ गई हैं, कैंडिडेट्स जा रहे हैं, इस बार कितना डिफरेंट है कैंपेन आपका? कोई डिफरेंट नहीं है, सब ठीक है, हम जीतेंगे और फिर दोबारा सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की बनेगी। सर हम अमृतसर में हैं, बिक्रमजीत सिंह मजीठा जो है वो आपके जो अध्यक्ष हैं पंजाब कांग्रेस के, नवजोत सिंह सिद्धू, उनके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। जो सीन है उसको किस तरह देखते हैं आप? कोई ऐसी बात नहीं, इलेक्शन तो सारी पार्टी लड़ती हैं और बिक्रम मजीठिया जी इलेक्शन लड़े, अच्छी बात है। उन्होंने किसी ना किसी ने तो इलेक्शन लड़ना है और सिद्धू जी बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं और वो मुकाबला करेंगे और जीतेंगे। और जो आम आदमी पार्टी है उसे कैसे देखते हैं, कितना बड़ा थ्रेट है आम आदमी पार्टी? कोई ऐसी बात नहीं, हमारा आपसे मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मुकाबले में भी नहीं है? नहीं, हमारी कांग्रेस के साथ मुकाबला नहीं। लास्ट भी उनको मीडिया 100 सीटें देता था और जब रिजल्ट आए थे 20-21 में सिमट गए सारे, और इस दफा भी ऐसे ही होना है, देख लेना आप। तो ये थे ओपी सोनी जी हमसे बात करते हुए। कैंपस से नबी के साथ में सुप्रिया भारद्वाज, अमृतसर।